Good morning, everyone. I am सौमित्र चौधरी and I welcome you all to Magnet Brains. आज ज्योग्राफी की क्लास नहीं होने वाली। आज एक डिफरेंट सेशन पे बात करेंगे यूपीएससी का इंटरव्यू कैसे होता है और मैं अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि बेसिक यूपीएससी का इंटरव्यू कैसे होता है। जैसे कि आपने दिगराज सर के लेसन में देखा होगा कि एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, आपको प्री निकालना पड़ता है। प्री में ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। ऑब्जेक्टिव इसमें अप्रॉक्स ऑल इंडिया में 12 to 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 7 से 8 लाख बैठते हैं। ठीक है, इनमें से जिसका ऑब्जेक्टिव 2 पेपर होंगे, एक सी साइट का रहेगा, एक जनरल स्टडीज का। सी साइट का क्वालिफाइंग रहता है और जैसे ही जो क्लियर करता है वो मेंस में आता है। ठीक है, 10 से 12 हज़ार लोग मेंस देते हैं हर साल। वो सीट्स के हिसाब से रहता है। जैसे मान लो 800 सीट्स है तो इंटू 15 उतने लोगों को मेंस में बुलाएंगे। हो गया, मेंस देंगे। मेंस 5 दिन पेपर होता है, सुबह और शाम 9 से 12 और 2 से 5। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर रहता है और ये 9 पेपर्स होते हैं। सब्जेक्ट्स वगैरह आप ऑलरेडी पता है कैसा क्या होता है। फिर आता है मेन, जो लोग मेंस क्लियर करते हैं 1:2.5 या फिर 1:3 का रेशियो रहता है। 800 बंदे हैं तो ये लोग 2200-2300 के अराउंड बुलाएंगे इंटरव्यू में। ठीक है, अब देखिए इंटरव्यू का एक्चुअल माहौल कैसा रहता है, किस तरीके से इंटरव्यू रहता है, इसी पे बात करनी है हमें। जैसे जाते हैं, आपका एक ई समन लेटर इशू होता है, यूपीएससी इशू करती है। उसके पहले आपसे इंटरव्यू के पहले एक डैफ फॉर्म भराया जाता है, डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म। ठीक है, कभी मैं शेयर करूंगा किस तरीके का होता है डैफ फॉर्म, क्या क्या चीजें रहती है जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देते हैं। उसमें आपका पूरा एक तरीके से बायोडाटा रिज्यूमे टाइप का है ना, आपका स्कूल स्टडीज 10th 12th वगैरह। ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने पढ़ाई क्या किया, आप कहाँ पे रहते हैं, आपके पापा की ऑक्यूपेशन क्या है, मम्मी की ऑक्यूपेशन वगैरह क्या है, भाई बहन है मतलब भाई बहन की ऑक्यूपेशन वगैरह क्या है, ये पूछते हैं। फिर साथ साथ आपकी हॉबीज़ वगैरह पूछी जाती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ली है कि नहीं, ये सब चीज़ें। आपका इंटरव्यू इसी के आजू बाजू घूमता है। ठीक है, इंटरव्यू के 3-4 फेजेस रहते हैं। डैफ फॉर्म भरा, ई समन लेटर आता है आपका, फिर आपको बुलाया जाता है डी डे इंटरव्यू वाले दिन। 2 शिफ्ट रहता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट रहता है और एक इवनिंग शिफ्ट रहता है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट वालों को 9 बजे रिपोर्ट करने दिया जाता है। जैसे रिपोर्ट करते हैं, ये यूपीएससी धौलपुर हाउस में, वहाँ पे सारे कैंडिडेट्स, जैसे हम लोग तो 1-1 घंटे 45 मिनट पहले पहुँच गए थे, वहाँ पे जाके सब इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। फिर एक दूसरे से नॉर्मल बातचीत वगैरह होती है। सब जनरली सभी के हाथ में मॉर्निंग में हिंदू न्यूज़पेपर रहता है, क्योंकि उस दिन का न्यूज़ पूछता है, जनरली पूछ लेते हैं। ठीक है, सब सूट वूट में आते हैं, जनरली सूट वगैरह पहनते हैं। लेडीज़ वगैरह सलवार में भी आती है। ठीक है, साड़ी वगैरह भी पहन सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, कुर्ता सलवार वगैरह इन सब में। तो वो मतलब कोड ऐसा यूपीएससी ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, पर हाँ जनरली हम इंटरव्यू वगैरह में जाते तो वी ट्राई टू लुक अवर बेस्ट। हमारा जो बेस्ट फॉर्म है उसको हम निकाल के लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जैसे फॉर्मल्स में भी आ जाते हैं, शर्ट पैंट, पर जनरली सूट टाई में ही रहते हैं लोग वगैरह। अंदर गए, फिर जो सीआईएसएफ का गार्ड रहता है वो आपको बुलाता है कि लाइनअप हो जाइए, लाइनअप हो जाइए। फिर आपको एक टोकन नंबर, मॉर्निंग शिफ्ट वाला टोकन नंबर देते हैं। टोकन नंबर देखिए आप एंटर करते हैं। अब देखिए यूपीएससी का कैसे गोल यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, ये तो अंदर का है। एक जो यूपीएससी के पीछे वाला साइड है, अंदर जैसी एंट्री होती है ना, गोल गुम्बद टाइप का, टोम टाइप का, है ना। जैसे आप उस पर घुसोगे, पहले एक रिसेप्शन आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। रिसेप्शन में आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है। आप टोकन नंबर, आपका पूरा बैग, मोबाइल, सारे सामान वगैरह वहाँ पे जमा करवा लिए जाते हैं। टोकन नंबर दिया जाता है, फिर आपको अंदर अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाते हैं तो एक गोल राउंड टेबल रहता है, उसके बीच में बहुत छोटी छोटी टेबल्स रखी रहती है राउंड। एक टेबल के अराउंड 4-5 बंदे रहते हैं। आपका जो टोकन नंबर है, मान लीजिए जैसे मेरा 5 था, तो 5 नंबर टेबल के ऊपर जाके 5 नंबर लिखा होगा, उसके अराउंड जाके बैठना है। 5-6 बंदे बैठेंगे, सब अपना पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर वहाँ पे, मैगजीन्स वगैरह रखी रहती है, न्यूज़पेपर रखी रहती है, सब कुछ रखा रहता है। फिर एक हेल्पर रहते हैं, है ना, एक हेल्पर आते हैं, वो बता देते हैं कि जितने भी बोर्ड रहते हैं, जनरली 8-10 बोर्ड रहते हैं, सारे बोर्ड वगैरह रहते हैं। बोर्ड के चेयरमैन, जो यूपीएससी के चेयरमैन है, यूपीएससी के चेयरमैन के पास जाते हैं और एक लिफाफा खुलता है, तो उससे आपका बोर्ड नंबर पता चलता है। जो बोलते हैं ना कि यूपीएससी में जुगाड़ लग जाती है, फिर आपका पूरी सेटिंग हो जाती है, ये सब यार अगर आप यूपीएससी लेवल में देखो कैसा रहता है, 10-15 मिनट पहले तो आपको पता चल जाए कि आपका बोर्ड कौन सा है, किसका बोर्ड है। अगर आपकी इतनी जुगाड़ है कि आप चेयरमैन के साथ साथ 5-10-12 जितने भी बोर्ड रहेंगे उनके सब चेयरमैन के साथ सेटिंग है अगर आपकी, तो आपको मिनिस्टर बनना चाहिए यार। आप कहाँ लगे हुई, दिस इज द रॉन्ग प्लेस फॉर यू। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता चलता है, एक हेल्पर आते हैं, वो बताते हैं कि टोकन नंबर आपका ये बोर्ड नंबर है। आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा ये बोर्ड है। फिर आएगा, फिर वो एक लिस्ट दे देते हैं, उसमें सीक्वेंस वाइज बुलाया जाता है।
ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे सीक्वेंस वाइज बुलाया जाता है। मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा पहला वाला था, है ना, भरत भूषण व्यास सर का बोर्ड था। ओके, तो जनरली अब बोर्ड मेंबर्स कौन रहता है, बोर्ड में कैसा रहता है, जैसे आप जाते हैं आपको बाहर बैठने को बोला जाता है, एक आपको हेल्पर एस्कॉर्ट करके लेके जाएगा, आप बाहर बैठे रहेंगे। मॉर्निंग के टाइम पे जनरल नाश्ता वगैरह, नाश्ता समोसा चाय वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, तो थोड़ा एकदम मॉर्निंग का टाइम चिल रहता है, दिन के टाइम थोड़े से थकने लग जाते हैं वो लोग। तो जनरली क्या रहता है बोर्ड में, देखो ऐसा एक सेमी सर्कुलर रहता है, सेमी सर्कुलर सेंटर में चेयरमैन रहता है, यहाँ पे 2 बंदे रहेंगे, यहाँ पे 2 बंदे, 4 से 5 बंदे रहते हैं, कभी कभार 6 भी हो जाते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट रहती है, साइकोलॉजिस्ट इज जनरली फीमेल, वो आपके एकदम जैसे सेमी सर्कुलर है, आप सेंटर में बैठे हैं, ठीक है, आप ये देखो सेमी सर्कुलर है, ये जैसे कि मतलब मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये पूरा ऐसे सेमी सर्कल में, आप सेंटर में आके बैठेंगे, और जो जस्ट आपके राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड साइड जो आपके सबसे पास में रहेगी वो साइक रहती है, ठीक है। जनरली बोर्ड मेंबर्स कौन कौन रहते हैं, मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, रिटायर्ड आईएएस ही रहते हैं ज़्यादातर, रिटायर्ड आईपीएस भी रहते हैं, कई आर्म फोर्सेस के भी बंदे रहते हैं, ठीक है। कुछ जगह जैसे एक थे भोसले सर के थे, वो एयरफोर्स के मतलब बहुत सीनियर पोस्ट से आई गेस वाइस मार्शल वगैरह, ऑलराइट। तो डिफेंस के बंदे भी रहते हैं, प्रोफेसर्स भी रहते हैं, जैसे मनोज सोनी सर थे वो प्रोफेसर थे, कुछ जेएनयू के प्रोफेसर्स वगैरह भी रहते हैं, ओके। तो प्रोफेसर्स का भी बोर्ड रहता है, पर जनरली ब्यूरोक्रेट्स थे, ओके। अब आप जैसे जाते हैं जनरली सिखाया जाता है कि आपको पहले किसको विश करना है, जो लेडी मेंबर रहती है, या तो आप लेडी कर्टसी जब बोलते हैं तो लेडी मेंबर को पहले विश कीजिए, फिर चेयरमैन को विश कीजिए, फिर दूसरे मेंबर्स को, या फिर यू कैन गो द अदर वे राउंड ऑल्सो, चेयरमैन को विश कीजिए सबसे सीनियरिटी के हिसाब से, फिर लेडी मेंबर। जनरली 90% कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि आप लेडी मेंबर को पहले विश कीजिए। देखो ये टिप्स तो अच्छी लगती है, पर एट द मोमेंट व्हेन यू एंटर द हॉल, जो आपने पढ़ी रहती है सारी टिप्स वगैरह हवा में जाने लगती है, बात समझ में। वो जिस हॉल में घुसते हो, जैसे आपको क्या रहता है, जो हेल्पर रहता है वैसे गेट खोलता है, आप बोलते हो मैं कम इन से हो, फिर जैसे आप अंदर जाते हो तो इतना वेल फर्निश्ड ऑफिस है, पूरा वुडन वर्क किया गया है, ठीक है। येलो मतलब ब्राइट येलो टाइप की लाइट, जैसे हमारे रूम वगैरह में ऐसी लाइट रहती है, ऐसी लाइट नहीं रहती, जैसे होटल्स वगैरह में लाइट रहती है उस तरीके की लाइट वगैरह रहती है, ओके। तो जैसे ही आप जाते हो तो वहाँ पे एक अलग ही एम्बियंस रहता है। नर्वसनेस ऑब्वियसली ये कोई नहीं बोल सकता कि नर्वसनेस नहीं होती है, यस एवरीवन इज नर्वस, सब नर्वस रहते हैं, सबको डर लगता है। जाते हैं हम तो पहले उनका काम क्या रहता है, वो आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराएंगे, ओके। अब देखिए 3 तरीके से इंटरव्यू शुरू हो सकता है ना। पहला तरीका आपके डैफ के ऊपर पूछेगा। क्यों बोलते हैं कि डैफ फॉर्म में आप जो जो लिखोगे डैफ कैन मेक और ब्रेक यू। डैफ में जो जो लिखोगे, जैसे मैंने लिखा है, जैसे आई एम अ स्विमर, ठीक है, तो स्विमिंग में मैंने कितनी स्विमिंग की है, किस लेवल तक की है, मेरे से ज़्यादा तो उन्हें नहीं पता होगा ना, क्योंकि वो उस टाइम पे तो मैं था, वो तो नहीं थे। और अगर वो मेरा एक्सपर्ट फील्ड है स्विमिंग वाला, ठीक है, तो वो मेरे को कितना भी डिग करे उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी उसमें, बात समझ में। तो मैंने स्विमिंग लिखा। अगर मैंने दूसरा स्पोर्ट लिखा वाटर पोलो, जिसका मेरे को आइडिया नहीं है, और मैंने ऐसी हवा में लिख दिया, तो वो मेरे को क्या करेगा, खुरेदेगा वाटर पोलो में कि भाई 7 मीटर लाइन क्या रहता है, ठीक है, डिस्टेंस कितना रहता है, पोल की हाइट वगैरह कितनी रहती है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे वो। तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप वही चीज़ लिखना है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी हो। जैसे देखो कई लोगों का लिटरली मतलब सोर्सेस पढ़ना वगैरह रहता है, बुक्स वगैरह रीडिंग वगैरह रहता है ना, कई लोगों का क्रिकेट वगैरह रहता है। तो यार आपको मतलब आप अगर बुक्स पढ़ रहे हो तो बुक्स के बारे में A to Z, बुक्स कहाँ से लिखना शुरू हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है, इस तरीके से मतलब पूरा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे स्विमिंग में मेरे से पूछा गया था कि योर बेस्ट टाइमिंग वगैरह क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह क्या है, हु इज़ द फास्टेस्ट स्विमर, ऐसी चीज़ें पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक तरीका डैफ। और एक चीज़ इसमें रहती है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू दैट वेदर द बॉल शुड बी इन योर कोर्ट और इंटरव्यूज कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो जनरली इंटरव्यू के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, आपका जो आंसर है उसी से लिंक होकर उनका अगला क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मेरे से पूछा आपका नाम क्या है, सौमित्र चौधरी। ओके, सौमित्रों का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट नाम है, ठीक है, मैंने बताया कि ऐसे ये लक्ष्मण जी का नाम हुआ करता था, ठीक है। अच्छा फिर लक्ष्मण जी पे घुस गया ऐसे करके। तो चूज योर वर्ड्स वेरी वाइसली, उतना ही बोलना है जितना पूछा है ना, और आपके सेंटेंस हमें शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। और एक चीज हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखना। आई कांटेक्ट ऐसा भी नहीं कि एकदम घूर रहे हो ऐसे कि उसे खा जाओगे, बिल्कुल। आई कांटेक्ट ऐसे नॉर्मल तरीके से, जिससे बोल रहे हो थोड़ा नॉट करके, जैसे मतलब मान के चलो मेरे से चेयरमैन क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो 90% टाइम में चेयरमैन से मतलब बात करूंगा, ठीक है, ऐसे करके, बस थोड़ा बहुत ऐसे ये मतलब ऐसे करके कि दूसरों को भी मेरे को इंगेज रखना है। ऐसा नहीं कि भाई 2 लोगों की कन्वर्सेशन चल रही है, सबको इंगेज रखना है,
व्हाट इंटरव्यू इज बेसिकली क्या, आप अपनी पर्सनालिटी जाके सेल कर रहे हो, यू आर अ सेल्समैन दे हो, आपको अपनी पर्सनालिटी सेल करनी है, अगर उनको पसंद आए तो वो आपको नंबर देंगे, आपको ले लेंगे अंदर, सिंपल सा फंडा है। दूसरा तरीका क्या रहता है, आपसे वो पूछेगा रैंडम करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर जो एकदम बर्निंग टॉपिक वगैरह होगा, ठीक है, जो एकदम बर्निंग टॉपिक जैसे कि डीमोनेटाइजेशन वगैरह उस टाइम पे जो चल रहा था, ठीक है, उस तरीके के टॉपिक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह उठा के पूछेगा, या फिर बजट आया था, ठीक है, बजट आया उसके ऊपर इस तरीके की कोई चीज़ें वगैरह पूछेंगे, ठीक है। थर्ड तरीका क्या होता है भाई, आपका ग्रेजुएशन। थर्ड तरीके से मेरा वाला इंटरव्यू शुरू हुआ था। कैसे, देखिए हम लोगों ने मतलब आई एम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, भोपाल के गवर्नमेंट कॉलेज से पास किया है। हालांकि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह होते हैं, टीचर्स या फैकल्टी से हाईली क्वालिफाइड, पर बच्चों को उतना पढ़ाई से ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। जैसे जो इंजीनियर वगैरह होंगे, जो एक पतली सी बुक चलती है शिवानी करके, ठीक है, इतनी पतली सी गाइड चलती है, उसी पढ़ पढ़ के हम लोग इंजीनियरिंग पास करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज एक्चुअली में नहीं है एमपी के मतलब स्टूडेंट्स वगैरह। वी आर नॉट IITians, वी आर नॉट NITians, ठीक है, बेसिक गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, मतलब RGPV के, UIT से, तो इस तरीके का रहता है। सो बोलते हैं ना, जिस चीज़ का डर होता है आपको, वो चीज़ सबसे पहली होती है। सबसे पहले द चेयरमैन आस्क्ड, सिंस यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, उनने मेरे से पूछा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में पता था, उस टाइम पे एक स्कीम आया था, फेम इंडिया स्कीम, है ना, अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले का स्कीम है। तो फेम इंडिया स्कीम के बारे में बताया कि भाई सरकार प्रमोट करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स वगैरह, पॉल्यूशन का ऑल्टरनेट वगैरह इस तरीके। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे इंग्लिश में ही बोलो, आपको मीडियम दिया जाता है, बट हाँ जो आपका लैंग्वेज है, आपको अपने आइडियाज़ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ठीक है। पर क्योंकि इंग्लिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इतने डाइवर्स फील्ड से लोग आते हैं, जैसे जो हमारी साइक मैम थी, साइक मैम वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया, तो मे भी हो सकता है उनको हिंदी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आती हो। तो वर्किंग लैंग्वेज जो सबको समझ में आती है, इट इज़ इंग्लिश। सो यू शुड बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, ठीक है। बाकी अगर आपने मीडियम हिंदी लिया तो फिर आपसे सब हिंदी में ही पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम के भी बहुत टॉपर्स निकलते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। फिर जनरली पूछते फेम इंडिया स्कीम वगैरह के बारे में पूछा था, ठीक है। फिर देखो उसके अंदर एक मतलब चलते चलते हाइब्रिड व्हीकल्स का मैकेनिज्म क्या रहता है, इंटरनल कंबशन इंजन वगैरह क्या होता है, देखो तो फिर वहां से स्किप हुआ, जो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था वहीं से स्टार्ट हुआ इंटरव्यू। अब चलो ठीक है, स्टार्ट हो गया तो भाई जितना आता है बोल दो, नेवर ट्राई टू ब्लफ दे, झूठ बोलना नहीं है। अगर देखो कोई दिक्कत नहीं, वी आर नॉट गूगल, वी आर नॉट गॉड, वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं। इट्स बाउंड दैट वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, हम गलतियां करेंगे, बात समझिए। और ये भी कोई कंपलसरी नहीं कि वी आर मतलब सब कुछ सर्व ज्ञाता है हम लोग, ओके। तो नॉर्मल सी चीज़ है, नहीं आता, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दिस, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। अगर आपको देखो कई बार कोई चीज़ें होती है आपको स्ट्राइक नहीं हो पाती, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दिस। तो कुछ ऐसा जैसे पूछा गया था जो करंट से बजट में फेम इंडिया स्कीम का आया था, तो उनने बेसिक वगैरह पूछा कि गवर्नमेंट क्या एक्स्ट्रा कर रही है इसमें, फेम इंडिया 2 मिशन वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी। तो देखो ये क्योंकि करंट साइड था, तो जो टेक्निकल चीज़ें पूछी थी, माई टेक्निकल इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दैट्स वाई माई ऑप्शन इज ज्योग्राफी। तो टेक्निकल चीज़ें वगैरह जो जैसे मतलब जो पूछी गई थी, तो वो तो नहीं उतना बता पाया था, पोलाइटली सेड कि भाई सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। और सेकंड चीज़ जो मुझसे जो करंट अफेयर्स की पूछ रहे थे, क्योंकि रेगुलर तैयारी करते रहते, रेगुलर मॉक्स वगैरह दिए थे, तैयारी थी, तो वो बता दिया, ठीक है। चेयरमैन ने 2, 5, 7 मिनट क्वेश्चन वगैरह पूछा, ही वॉज प्रेटी सेटिस्फाइड। फिर आया लेफ्ट हैंड साइड पे, नॉर्थ ईस्ट के एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर थे, जो चेयरमैन सर थे, ही वॉज चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इनके बारे में मतलब उन्होंने पूछा, तो वो बेसिक पुलिसिंग में है। एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा मतलब ये पुलिसिंग, ये फोर्सेस साइड, डिफेंस साइड का है, तो मेरे से उसके बारे में पूछने लगे। पापा के प्रोफेशन के बारे में पूछा, ये सारी चीज़ें वगैरह पूछी, ठीक है। फिर पूछने लगे कि अच्छा फेस्टिवल्स में पुलिस का काम क्या रहता है, ठीक है। फेस्टिवल्स की 2 पॉजिटिव चीज़ें बताओ, 2 नेगेटिव चीज़ें बताओ, बता दिया भाई। फिर एक नेगेटिव चीज़ है, जैसे दिवाली का पूछा था कि लोग गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, फिर उसका रीज़न पूछना है कि भाई लोग गैम्बलिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ऐसे पूछा। तो देखो जैसे ऐसा लग रहा था कि मेंस का आंसर लिख रहे हैं, एनालिटिकल एक हेल्दी कन्वर्सेशन चल रही थी। यहीं से एक मैम थी, मे बी उनके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं लग पाता, मे बी शी वॉज फ्रॉम JNU की प्रोफेसर थी। तो उनने पूछा कि अच्छा वाटर क्राइसिस क्या है, कोई वाटर का पानी वगैरह, होली की बात हो रही थी, होली से सर ने पूछा था कि नेगेटिव चीज़ वगैरह क्या होती है। तो मैंने बताया कि वाटर मतलब अभी पानी की इतनी कमी हो रही है, इंडिया का वाटर स्केर्स से वाटर स्ट्रेस नेशन में आ रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। तो
इतनी दिक्कतें हो रही कि हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उनने पूछा कि कोई इसके वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो जाएंगे। मैंने बोला कि इसी को तो बोलते हैं बैलेंस, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि बैलेंस आपको रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं करना और इस तरीके से करना है कि फेस्टिवल्स वगैरह आपके आपके बोलते हैं कि जो वाटर, जो अभी सबसे मेन कंसर्न है वाटर कंजर्वेशन वगैरह पे, आप सूखी होली खेलो, गुलाल से खेलो, इस तरीके की चीज़ें वगैरह बताई। फिर वहाँ से वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बात बताई। मैम ने क्वेश्चन पूछा वाटर कंजर्वेशन के ऊपर से कि वाटर कंजर्वेशन के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, वेरी वेल, मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से आंसर वगैरह बता दिया। फिर नेक्स्ट पूछा गया कि अच्छा वाटर और बिहेवियरल लोगों जैसे जो जनरल घर में क्या करते हैं, पानी वगैरह टैप वाटर खुला छोड़ देते हैं, फिर मतलब जनरल ऐसे वेस्टेज कर देते हो, उसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखो उसमें मैंने फिर रेफरेंस मतलब लगाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन में कैसे करते हैं, एक इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच वगैरह कराओ कि वाटर कंजर्वेशन वगैरह कैसे कर सकते हो। आपस में जो छोटे छोटे लोकेलिटीज़ के बीच में कंपटीशन करो, जो लोकेलिटी अच्छे से परफॉर्म कर रही है उनको इंसेंटिव्स दो, है ना, और जो बहुत वर्स्ट परफॉर्म कर रही है उनको मतलब एक तरीके से मतलब मॉरल पेनाल्टी टाइप का लगेगा कि हाँ हम मतलब वर्स्ट है। आप देखोगे ना स्वच्छ भारत का जो पूरा एक्चुअली में करिकुलम है, स्वच्छ सर्वेक्षण वगैरह जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, जिसमें हमेशा इंदौर नंबर 1 पोजीशन पे आता है। ओके, तो इसमें क्या रहता है कि कॉम्पिटिशन होती, रैंकिंग निकलती है, ऐसे लोकेलिटी वाइज रैंकिंग लगाओ, है ना, ये सारी चीजें बोली। फिर बोला कि पेनाल्टी नहीं लगा सकते, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, जो अगर वाटर डेलिबरेटली वेस्ट कर रहा है तो आप पेनाल्टी लगा सकते हैं। जैसे गंगा वगैरह को देखा, गंगा यमुना को उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने लिविंग एंटिटी का स्टेटस वगैरह दे दिया कि अगर कोई कचरा वगैरह फेंकेगा तो उसको पेनलाइजेशन वगैरह फाइन वगैरह होगा। तो बोला कि अगर कोई गरीब, उसकी मजबूरी है ना, वो अगर मतलब वहां पे आके कपड़े धो रहा वगैरह ऐसा कुछ कर रहा है, फिर आपने पेनाल्टी लगा दी, तो वो तो वही बात होगी, गरीब को और ज्यादा आप वो कर रहे हो। तो इस वे में इंटरव्यू पूरा चलता गया। ठीक है, जो चीजें पूछी थी। फिर आया था फोर्सेस के ऊपर पुलवामा अटैक। ठीक है, पुलवामा नहीं, पठानकोट अटैक के बारे में पूछा। बोले कि इतने सारे इंडिया में अटैक वगैरह हो रहे हैं, उरिया अटैक हो गया, पठानकोट अटैक हो गया, तो क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही है ना, उनसे ढंग से काम नहीं हो पा रहा, आपको क्या लगता है। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये मैंने भी सीखी थी, गवर्नमेंट की कमियां बतानी है, पर कमियां इस वे में बतानी है कि वो लगे नहीं कि आप कमियां बता रहे हो। ठीक है, कमियां बतानी, उसके तुरंत बाद रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। बात समझ में आई। जैसे कि ये चीज मान के चलो, दे एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम एन फ्यूचर ब्यूरोक्रेट। उनको ये लगना चाहिए कि भाई एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट आंसर कर रहा है। ब्यूरोक्रेट को गवर्नमेंट क्यों हायर कर रही है? टू सॉल्व द गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स। भाई जो प्रॉब्लम्स है वो तो कोई भी बता देगा। नॉर्मल भाई जो गुमटी में चाय वगैरह पीते हैं, आपस ऐसे जनरल डिस्कशन में ही बता देते कि भाई सरकार ये काम नहीं कर रही, वो नहीं करनी। आपको क्या डिफरेंट करना है? आप सोल्यूशन भी तो बताओ। तो देखिए पूछिए कि मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज की मतलब ऐसे क्या काम कर रही है कि जिसके वजह से इतने सारे अटैक हो जा रहे हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रही, ये पूछा गया। सो इसको देखो, हाँ बात इसको हाँ भी और ना भी। ठीक है, अटैक हो गया, अगर सारी एजेंसीज होती तो इतने सारा अटैक नहीं हो पाता। आम आर्मी जैसे कि उरी में आर्मी के बेस कैंप में हो रहा है अटैक, अंदर घुस के मार रहे हैं और इतने सीनियर ऑफिसर्स को मार दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो रॉब लूपहोल था, पर इसको इस तरीके से कवर करना है कि हाँ देखिए ये गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की दिक्कत है कि फंड की शॉर्टेज है, ठीक है, मैन पावर नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजिकली इंडिया बैकवर्ड है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता चीज़ों को। पर इस वे में बोलना है कि देखो टेक्नोलॉजी अभी ट्रांजिशन हो रहा है, अभी उस लेवल पे आने पे हाईटेक मतलब सिक्योरिटी सिस्टम हो जाए, इंडिया भी ऑन द वे है, मतलब आ रही है धीरे धीरे। तो इस वे में क्या लग रहा है कि हाँ भाई इंडिया आ रही है। ऐसा नहीं बोला कि भाई टेक्नोलॉजी से इंडिया बिल्कुल भी टेक सेवी नहीं है, इंडिया टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, नहीं, इंडिया धीरे धीरे आ रही है। तो हाँ मेरे जो आंसर से क्या दिख रहा है कि हाँ मैं प्रोग्रेस वाली चीज बोल रहा हूँ। बात समझ में आई? तो इस वे में पूछा गया। ठीक है, फिर जनरल आ गए करंट अफेयर्स के ऊपर, फिर राज्यसभा का इंपॉर्टेंस पूछा। दे प्रोवोक क्योंकि मतलब आप क्रिटिसाइज करो गवर्नमेंट को, ओके, क्रिटिसाइज करो। ठीक है, तो राज्यसभा वगैरह के बारे में पूछा। फिर बोला कि राज्यसभा का मतलब इतना जो अभी हमेशा न्यूज पे चलता रहता है, राज्यसभा व्हाइट चेम्बर, मतलब व्हाइट एलिफेंट वगैरह टाइप का नहीं, जिसको पालने में बहुत मतलब महंगा लगता है, पर एक्चुअल पावर्स तो लोकसभा के पास ही है। मनी बिल बनाना, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, गवर्नमेंट के ऊपर मतलब एक तरीके से शिकंजा कस के रखना, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की इंश्योर करना, ये सब तो लोकसभा कर रही है। तो राज्यसभा को इतना इंपॉर्टेंस क्यों? तो उस चीज को डिफेंड करना था। भाई राज्यसभा बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो आपको डिफेंड करना ही है। हमेशा आपके वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। आपके हर एक सेंटेंस में
लगे कि हाँ भाई बंदा कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके थॉट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अलाइंड है, ये नेशन के बारे में सोच रहा है, नेशन फर्स्ट, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये सोसाइटी के बारे में सोच रहा है ना। तो ये चीज देखो यार, और गलतियां तो होती है, ओके गलतियां तो होती है, पर अपन को कोशिश क्या करना है कि उनको मिनिमाइज करना है। फिर ये सारी बेसिक चीज़ें पूछेगी। फिर जनरली स्विमिंग वगैरह के बारे में पूछा गया कि स्विमिंग में करियर वगैरह क्यों नहीं बनाया, पढ़ाई साइड क्यों आना चाहते थे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और क्या करना चाहिए, ठीक है, ये वापस चीज़ें वगैरह पूछी गई। फिर प्रेफरेंस के बारे में पूछते हैं। देखो जनरली 95% कैंडिडेट्स का प्रेफरेंस क्या रहता है, 90 IAS रहता है ना। और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है कि वाई यू वॉन्ट टू बी एन IAS। आप कोई भी आंसर दोगे कि भाई मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहता हूँ, बोले क्यों, आप करंट प्रोफेशन से सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहे। बोले कि मैं मतलब और कुछ देश के डाउन रोटन पीपल के लिए करना चाहता हूँ, भाई NGO ज्वाइन कर लो, है ना, डायरेक्टली कर पाओगे। ओके, तो हर चीज़ के ये ऐसा आंसर होता है कि आपको एकदम वेल तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, और इस पर काउंटर क्वेश्चन आएगा ही। कुछ लोगों का प्रेफरेंस IFS भी होता है, तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर कोई एक्स डिप्लोमेट वगैरह आपके उसमें फंसा तो वो आपसे अंदर और पूछेगा कैसे, जैसे कि एग्जांपल्स पूछते हैं कि ऐसे आपने किसको ऐसा देखा कि जिसके वजह से आप थोड़े से मतलब और मोटिवेट हुए कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो। तो 5-10 आजू बाजू के आपके ब्यूरोक्रेट्स के नाम तैयार होने चाहिए कि भाई इसने ये काम किया, इसके ये काम मेरे को और ज़्यादा पसंद आए, ठीक है, मैं इनको ऐसा आइडियल मांग के इस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ। जिस फील्ड में जा रहे हो उसका आपको इनसाइड आउट नॉलेज होना चाहिए। अब कई लोगों का प्रेफरेंस IPS भी रहता है, पुलिसिंग वगैरह। अब देखो आजकल ट्रेंड देखा जा रहा है, कई लोगों का प्रेफरेंस IRS भी रहता है, इक्का दुक्का रहते हैं, भाई उनको जस्टिफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। खैर वो तो पर्सनल है, अगर आप इवन इंडियन पोस्टल सर्विस भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ आपको क्यों चाहिए, आप उसे जस्टिफाई कर पा रहे हो अपने हिसाब से, तो दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आपको, उनको ये नहीं चाहिए कि भीड़ चाल भाई सब IAS भर रहे हैं तो आपने भी IAS भर दिया, ठीक है, और जेन्युइन रीजंस, क्लियर। तो इस तरीके के देखो आपका इंटरव्यू रहता है। जनरली 3 फॉर्म का डैफ फॉर्म बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए, बहुत अच्छे, एक एक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे एक बच्चे से पूछ लिया था कि उसका स्कूल का नाम, स्कूल का मीनिंग पूछ लिया था, महर्षि विद्या मंदिर का था, तो उसके स्कूल का नाम वगैरह पूछ रहे थे, महर्षि विद्या मंदिर मतलब महर्षि क्या होते हैं, ये टर्म कहाँ से है, ऐसे घुस जाते हैं यार। तो डैफ में एक एक चीज़, जैसे आपका घर है, जैसे आई स्टे इन मतलब भोपाल में कोलार रोड में रहता, तो कोलार नाम कैसे पड़ा, कोलार डैम की सिग्निफिकेंस क्या है, कितने एरिया में इरिगेशन करता है, ऐसे घुस जाते हैं वो, क्लियर। तो डैफ फॉर्म अच्छे से आपको क्लियर कट करके रखना है, ठीक है। सेकेंड चीज, करंट अफेयर्स 5-6 महीने के बर्निंग इश्यूज में एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए। थर्ड, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, एटलीस्ट मैं ही नहीं बोल रहा कि पूरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आप पकड़ के रखो। देखो अगर क्यों बोलते हैं कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वो जो आपने ग्रेजुएशन में किया तो आपको दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल से भी एक आध दो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पर अगर आपने डिफरेंट, जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड वाले तो क्या करते हैं, ज़्यादातर आर्ट्स के ऑप्शनल वगैरह लेते हैं, आपने ऐसा ऑप्शनल वगैरह लिया है, ठीक है, जो कि आपका ग्रेजुएशन से नहीं है, तो ग्रेजुएशन भी आपको पढ़ के बेसिक जाना है। अगर आपसे बेसिक चीज़ें पूछी तो ऐसा नहीं हो कि आई एम सॉरी सर हर बार बोल, कई बार चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ टाइम आपको बोलना, हाँ बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो इससे बहुत नेगेटिव इमेज जाता है, ऐसा शो होता है कि ये ग्रेजुएशन टाइम इस बंदे में सीरियसनेस नहीं है, क्लियर। तो ये चीज़ें हो जाती है। फिर वो थैंक यू सो मच मतलब बोलते हैं, दे आस्क यू टू, आप खड़े होइए, अच्छे से सबको विश कीजिए, पहले लीडी मेंबर सबको विश कीजिए, आज स्मार्टली एकदम वॉक करते हुए जाइए, बाहर जाइए, फिर आप आज़ाद है, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, आप अपना सामान उठाइए, बाहर जाइए, पार्टी कीजिए। फिर जनरली क्या रहता है, इंटरव्यू के 1-2 महीने बाद ही अगला वाला प्री रहता है, अब श्योर तो हो कि सिलेक्ट हो जाओगे, और प्री के लिए पढ़ना पड़ता है, तो वो डिफरेंट इशू वगैरह रहता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, एक आपको आई होप एक एसेंस मिला होगा कि यूपीएससी का इंटरव्यू किस तरीके का होता है। चलिए, थैंक यू सो मच।